फिल्म की शुरुआत में हमें एक विशाल जंगल को दिखाया जाता है जहां एक सुनसान सड़क के किनारे से होता हुआ एक कपल क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जिसमें बॉयफ्रेंड का नाम रिच और गर्लफ्रेंड का नाम हेली होता है। अब जैसे ही रिची ऊपर की तरफ पहुंचता है तब वो देखता है कि जंगल की बीचों बीच एक बड़ी तालाब मौजूद होती है, जिसके बाद रिची ऊपर पहुंचने के बाद हेली को ऊपर जल्दी से आने को कहता है। तब हेली जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह अपने रस्सियों से लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह एक बार फिर से चढ़ने लगती है, जहां पर वह रिच को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन रिच उसके सामने नहीं होता, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान होने लगती है कि तभी उसके चेहरे पर कुछ खून के बूंद गिरते हुए नजर आते हैं। ये देखकर वह परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर रिची पर पड़ती है, जिसे उठाकर कोई नीचे फेंक देता है और अचानक से उसे भी कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन हेली अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहां से नीचे गिरने लगती है कि तभी उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है और वह डर में काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर हेली काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वह अपनी कार की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर किसी तार में फंसता है और वह गिर जाती है, जिसके बाद कोई उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर जाता है, जिसके बाद हम न्यूज में दिखाया जाता है जो इस इलाके में बहुत सी गाड़ियां एक के बाद एक करके गायब हो रहे थे, जिसके कुछ दिन ही बाद उसी जंगल से एक कैरिस नाम के आदमी को गुजरते हुआ दिखाया जाता है, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरी सिटी जा रहा था। आगे जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक नजर आती है और वो उसी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। अब यहाँ पर उसे जल्दी जाना था और उसे काफी लेट होता हुआ लग रहा था, जिसके बाद वो अपनी कार से उतर जाता है और अपने आगे वाले गाड़ी की तरफ जाता है, जहां वो उस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की कारण पूछता है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 6 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिससे आगे जाना मुश्किल है और अब कैरिस को कई घंटों तक वहीं पर वेट करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर कैरिस अपनी गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ लेता है और वो लेट होने की खबर अपने बॉस को देता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का इशू होता है, जिससे उसका फोन कट जाता है। जिसके बाद वो फोन की तलाश में उसकी नज़र एक गैस स्टेशन बोर्ड पर पड़ती है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एक के बाद एक बहुत सारे लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर गैस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां उसकी नज़र स्टेशन के ओनर पर पड़ती है। उसे देख ऐसा लगता है कि वह कई दिनों से बीमार है। कैरिस अपनी गाड़ी से उतरकर बॉस को बताने की कोशिश करता है कि वह किसी जगह ट्रैफिक में फंस गया है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। जिसके बाद कैरिस गैस स्टेशन के मालिक से सिटी जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी बातों को इग्नोर करते अनसुना करता है कि तभी उसकी नज़र वहां पर लगे एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे सिटी जाने के लिए उसे एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वह गैस स्टेशन के ओनर से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वह उस रास्ते की ओर जाने की सलाह दे देता है। जिसके बाद कैरिस अपनी गाड़ी को लेकर उस रास्ते की ओर जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक शॉर्टकट रास्ता भी नजर आती है। उसे देखकर कैरिस काफी सोचता है और वो अपनी कार को उस कच्चे रास्ते की तरफ लेकर जाने लगता है। आगे जाने के बाद उसे रोड पर एक जानवर मरा हुआ दिखाई देता है, जिसे कैरिस देखने लगता है और उस जानवर को देखने की चक्कर में उसकी गाड़ी एक दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है, लेकिन इतनी भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद कैरिस इस हादसे में बच जाता है। अब गाड़ी का मालिक कैरिस की तरफ आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन कैरिस खुद को संभालता है और इनसे माफी मांगने लगता है और दूसरे गाड़ी की जितनी नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई करने के लिए मान जाता है और साथ ही वो इनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है। तभी वहाँ पर फ्रेंसी उसे बताती है कि सड़क के बीचों बीच किसी ने कटीली तार को बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी
का पिछला टायर फट चुकी है। अब इनकी दूसरी दोस्त पिछले स्टेशन पर जाकर कॉल करने को कहती है, लेकिन कैरिस उन्हें वहां पर जाने से मना कर देता है। सभी लोग अकेले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रैंसन उसी कार के पास रुकने का फैसला करते हैं। आगे रास्ते में उनकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर जाती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर फेंक दिया हो। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें गाड़ी के कुछ टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैरिस को खतरा महसूस होने लगता है और वह सभी को आगे बढ़ने को कहता है। अगले सीन में वहीं हम इवान और फ्रेंसी को देखते हैं, जिनके पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती हुई सुनाई देती है, जिसके बाद इवान उस चीज को देखने जाता है और फ्रैंसन उसे वहां पर ना पाकर एकदम से परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। आगे रास्ते में जाने के बाद उसकी नज़र इवान के इकलौते जूते पर जाती है और आगे जाने के बाद उसे नीचे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है और ये देखकर रोने लग जाती है कि तभी अचानक से वो अनजान शख्स पीछे से हमला कर दिया और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद आगे कैरिस के साथ उन चारों लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आगे जाने के बाद इनकी नज़र एक घर पर जाती है और वह मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। कैरिस बहुत सारी गाड़ियों को देखकर काफी परेशान हो जाता है और मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद इन्हें मालूम चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता। जिसके बाद जब ये सभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं कि तभी इनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से इस घर में साफ सफाई नहीं हुई है, ना ही कोई यहाँ पर रहता है। इन्हें वहीं पर कुछ गाड़ियों के चाबियां भी मिलती हैं। अब जैसे ही कैरिस वहाँ की फ्रिज को खोलता है कि उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि फ्रिज में बहुत सारे इंसानी मांस को रखे गए होते हैं और वहीं पर वही कटीली तार दिखाई देती है, जिसने इनकी गाड़ी के एक टायर को पंचर किया था। ये देखने के बाद वे सभी वहां से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैरिस देखता है जहां एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ दिखाई देती है। जिसके बाद ये सभी पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जिसके बाद वो दानव जैसा शख्स अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वह अंदर आते ही फ्रैंसी की लाश को जमीन पर फेंकता है, जिस लाश को देखकर कैरिस और उसके साथी एकदम से कांपने लगते हैं। जिसके बाद उन दानव शख्स के चेहरे को दिखाया जाता है। ये आदमखोर एक नहीं बल्कि 3 होते हैं और ये फ्रैंसी की लाश को उठाकर अपने टेबल पर रखते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से अपने औजार से काटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर काली नाम की लड़की जैसे ही चिल्लाने वाली होती है कि तभी स्कॉट नाम का लड़का उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जिसके बाद वो आदमखोर फ्रैंसी के लाश को खाकर सो जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाकर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी एक आदमखोर की नजर इन पर पड़ जाती है, जिसे देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं और वो आदमखोर इन्हें ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद कैरिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करने लगता है और चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक आदमखोर कैरिस के पैर पर गोली मार देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। जिसके बाद स्कॉट को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है और दानव उसकी तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद स्कॉट के सीने से एक तीर आर पार हो जाता है और यहाँ पर ये तीनों उन आदमखोर के गाड़ी की लेकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी ट्रक एक कीचड़ में फंस जाता है और ये सभी लोग ट्रक वहीं पर छोड़कर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं और तीनों अपनी जान को बचाते हुए जंगल से होते हुए सड़क की तरफ निकलने लगते हैं और वो आदमखोर अपने शिकार पर निकल जाते हैं। रात हो जाती है और तीनों एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। काली इन्हें ऊपर देखने को कहती है और जैसे ही ये दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर जाने के बाद ये तीनों देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है। वहीं पर जैसी को दवाई किट दिखाई देती है और वो उसे कैरिस की मलहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ काली को एक पुराना रेडियो मिलता है
और वह उस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं दे रहा था कि तभी कैरिस नीचे देखता है कि वहाँ पर भी वो तीनों आदमखोर पहुँच चुके होते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें ऊपर की तरफ आता हुआ देखकर ये सभी उस गेट को बंद कर देते हैं जहां से वह आदमखोर ऊपर आने वाले होते हैं। और अब काली रेडियो से बात करने लगती है कि तभी आदमखोर उस रेडियो के वायर को खींचकर तोड़ देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। अब ये सभी खुद को जलता देखकर काली वहां की खिड़की तोड़ डालती है, जिसके बाद ये बाहर निकलकर पेड़ों की टहनियों पर कूद जाते हैं, लेकिन दानव इन्हें देख लेते हैं और इन्हें पकड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और यह सभी जब देखते हैं कि आदमखोर इनके पास आ रहे हैं तो वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ से आता हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर काली के पास आ जाता है और मौका पाकर अपने कुल्हाड़ी से उसके चेहरे पर वार कर देता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है कि तभी कैरिस को एक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह भागते हुए इस गाड़ी को रोकता है। अब जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी एक तीर उसके आंखों के आर पार हो जाता है, जिसके बाद वह आदमखोर कैरिस के पास जाता है, लेकिन कैरिस उस वैन के नीचे चला जाता है और जैसे ही आदमखोर कैरिस को देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन वहाँ पर कैरिस नहीं होता, जिसके कुछ वक्त के बाद उसी घर को दिखाया जाता है जहाँ पर दानव ने जैसी को काफी बुरी तरीके से बांधा हुआ था। अब जैसे ही आदमखोर जैसी को मारने जाता है कि तभी गाड़ी आती हुई सुनाई देती है, तो वह देखने के लिए जाता है कि तभी कैरिस गाड़ी को उस घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचल देता है और गाड़ी से उतरकर लास्ट वाले आदमखोर को एक खंजर से हमला करके उसे काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और कैरिस जैसी को बचाने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी वो आदमखोर कैरिस पर फिर से हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब कैरिस को मरता देखकर जैसी एक तीर कमान की मदद से उस आदमखोर को मार डालती है और अब वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच कैरिस की नजर पुलिस के गाड़ी पर जाती है, जिस गाड़ी में फ्यूल बॉक्स होती है, और वो उस बॉक्स को निशाना बनाकर उसे उड़ा देता है और वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। जिसके बाद दोनों गाड़ी लेकर उसी रास्ते से होते हुए जाने लगते हैं, लेकिन ट्रक उस गाड़ी को आता हुआ देखकर गैस स्टेशन का ओनर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जिसके बाद कैरिस उस ट्रक से उतरकर गैस स्टेशन पर लगे मैप को फाड़कर वहां से निकल जाता है। और आगे इसी मूवी की नेक्स्ट पार्ट आएगी, तो दोस्तों हमारे चैनल सोनी सिनेमा को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।